आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले इस चैप्टर का नाम भी दूसरा था और इसका थोड़ा कंटेंट जो है उसमें भी बदलाव आया है। इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, उसमें हम यूनाइटेड नेशंस को पढ़ते थे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहले इसके कॉन्सेप्ट के अंदर ये था कि इसका बिल्डिंग, इसका निर्माण कैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अलग तरीके से इसका संगठन, उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या उद्देश्य है, ये सब सोचकर इस चैप्टर को थोड़ा सा डिफरेंट मॉडिफाइड किया गया है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल, इसको यूनाइटेड नेशन को पूरा डीपली स्टडी इस बार इस चैप्टर के अंदर दे दी गई है, जिसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स यानी इसके मेन अंग कौन से हैं। आगे मैं आपको, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पर है कि इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके 5 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इसके की ऑर्गन्स, की एजेंसीज। तो की एजेंसीज क्या है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, बहुत सारी हैं, परंतु ये 4-5 इंपॉर्टेंट है जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और फिर थर्ड एक टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यानी मुख्य अंग है, और उसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है, तो ये हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन और उसके मुख्य अंग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इसका हम परिचय देखें कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति को बनाए रखना। ये सारी चीजें देखो बच्चों, बड़ी बड़ी लग रही है आपको। मेन इसका टारगेट क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका निर्माण हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक ऐसा संगठन बना था अंतरराष्ट्रीय रूप से जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था। उसका वो ज्यादा काम नहीं कर पाई ढंग से, मतलब उसने अंतरराष्ट्रीय शांति की दिशा में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, इतनी इफेक्टिव नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय समीकरण बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते गए, और इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो वो संस्था असफल रही क्योंकि वो सेकेंड विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से जो मेन महाशक्तियां थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर कर सामने आई दुनिया के, उन्होंने सोचा कि फिर से ऐसा विनाशकारी युद्ध ना हो, इसके लिए हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो संगठन दुनिया के अंदर विश्व शांति बना सके। देखो एक बात समझो बच्चों, जैसे ये संगठन का मेन रोल क्या है? जैसे हमारे देश में क्या होता है, एक संसद होती है, संसद में इलेक्टेड लोग होते हैं, वो हमारा कानून बनाते हैं, और उस कार्यपालिका होती है, मंत्री चुनते हैं और वो उस कानून को लागू करवाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से समझ लो संसद है। एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश इसके मेंबर हैं। अभी इसमें 193 193 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, अब इसके देखो मेन आपको क्या याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, यानी 50 मेंबर्स के साथ ये शुरू हुआ था, और अब इसके 193 इसके सदस्य हैं। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर इस अंदर इसको निर्माण किया था, और इनका क्या था कि जो भी संघर्ष होंगे इंटरनेशनल, उनमें ये हस्तक्षेप करेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से की तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकेगा। अब इसमें और देखिए, जो इसकी मेन एक अंग है इसका सुरक्षा परिषद। ये सारे नाम आप लोग सुनते हैं, आप टीवी अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको उसके अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती होंगी कि किस तरीके से ये ना अ, ये अंग काम करते हैं। ठीक है, अभी जैसे WHO का बहुत नाम न्यूज के अंदर आ रहा है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके 5 मेन सदस्य राष्ट्र हैं।
जो कि सुरक्षा परिषद के अंदर बहुत ही पावर रखते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर आपको ये 4 ही नाम दिख रहे हैं, इसके अंदर एक चीन भी है शामिल। ठीक है, क्योंकि ये 4 इसके मतलब इसकी स्थापना के सदस्य हैं, चीन बाद में शामिल हुआ। ठीक है, और 193 इसके देश हैं और सार्क को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटरेस हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। होपफुली आप लोग इसको नोट करेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन आया टॉपिक जो हमारे कंटेंट में है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। ठीक है, 5 है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसके जो 5 अंग है, पहले इसके अंग 6 हुआ करते थे। उसका छठे अंग का नाम था न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद के बारे में मैं आपको यही बता देती हूँ जिससे कि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कहीं आप किताबों में इसको देखेंगे तो 6 अंग आपको मिलेंगे कई जगह पर। तो वो न्यासिता परिषद का मतलब था कि विश्व की धरोहर, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे टापू कंट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर कोई किसी तरीके की शासन व्यवस्था नहीं थी, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास में ले लिया गया था, यानी ट्रस्टीशिप के रूप में उनको ले लिया गया था। और 2005 के अंदर पलाऊ नामक जो देश है वो स्वतंत्र वहां पर शासन व्यवस्था बनने के बाद वो इसके न्यास से निकल गया और न्यासिता जो परिषद है उसका समापन हो गया। अब उसके ट्रस्टीशिप में यानी यूएनओ के ट्रस्टीशिप में अब कोई कंट्री, कोई भी देश, राज्य नहीं आता। तो जो छठा अंग था उसका विघटन हो गया, खत्म हो गया। तो अब मेन क्या कितने अंग रहे हैं? 5 अंग रहे हैं। पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। का संगठन देखते हैं। तो देखिए इस इनका संगठन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर क्या है कि 5 अंगों में से एक है और यही एक सर्वांगीण संस्था है। सर्वांगीण संस्था क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यानी हर देश का, जैसे 193 देश है तो 193 के 93 देशों में से इसके अंदर एक एक मेंबर जो है वो इस महासभा का पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दुनिया की लघु संसद इसको जाता है। और इसमें देखिए कि हर वर्ष यहाँ पर इसके सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है और उन प्रतिनिधियों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और ये जो देश हैं उनमें ये सम्मेलन में शामिल होकर दुनिया भर के जितने भी मुद्दे हैं उन सब के ऊपर वाद विवाद करते हैं। महासभा एक और काम करती है, देखो दुनिया के मुद्दों को तो डिस्कस करती है, साथ में ये सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद अगला अंग हम पढ़ेंगे, उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी हैं जो परमानेंटली बने हुए हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो उनका सिलेक्शन कौन करता है? महासभा करती है। सामाजिक आर्थिक परिषद है, उसमें 54 मेंबर होते हैं, तो उसका उसके सदस्यों का निर्वाचन भी कौन करती है? महासभा करती है। देखो न्यास परिषद का दिया तो ये पुराना इसमें कंटेंट है। न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी वही करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं उनका भी उनको को निर्वाचन करने का अधिकार सामान्य रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को दिया गया है। तो महासभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे देश जो है वो इसके मेंबर होते हैं और दूसरे अंगों के सदस्यों का चुनाव भी यही करते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेन टारगेट था, मेन उद्देश्य था, क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसको बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा का भार इसके ऊपर है। और क्या कर इस परिषद के इसको ऐसे निर्णय घोषित करने का अधिकार है जो कि अनिवार्य है, यानी पूरे दुनिया के देशों को मानने पड़ेंगे ऐसे निर्णय जो हैं जिन्हें कि कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है और इसे विश्व के सभी देशों को इसको मानना होता है। 15 सदस्य ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अल्पकालिक यानी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य कौन है?
चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पांचों के पांचों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। और एक चीज और बच्चों याद रखना कि इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय रूप से परमाणु शक्ति संपन्न होने की परमिशन या आधिकारिक इनको वो दी गई है मान्यता। बाकी कई देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है, जैसे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, परंतु इनके परमाणु शक्ति को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। और देखिए, अब ये 5 देश जो हैं, इनके मामले जो इनको एक सबसे मेन चीज क्या है, प्रतिषेध शक्ति। ये आएगी वीटो पावर। इनको वीटो पावर प्राप्त है बच्चों। ये जो है, ये जैसे कोई एक, मान लीजिए कोई एक कानून बनाना है, किसी देश को कोई गलत काम करने से रोकना है, तो ये पांचों की सहमति होगी तभी वो प्रस्ताव पारित होगा। अगर एक देश भी उससे सहमत नहीं है तो वो अपना वीटो यूज कर सकता है। और देखो, ये वीटो जो पावर है, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कब हुआ? शीत युद्ध के दौरान इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका कुछ करना चाहता था तो रूस, सोवियत संघ वीटो यूज कर देता था, और सोवियत संघ कुछ करना चाहता था तो अमेरिका वीटो यूज कर देता था। तो इस वीटो की शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो सही मायने में पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे काम इनके वीटो के कारण अटके रह गए। और अब जो बाकी जो 10 सदस्य हैं वो क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र से, जैसे 2 दक्षिण एशिया से लिए जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिकी देशों से लिए जाते हैं, 2 एशिया से लिए जाते हैं। इस तरीके से क्षेत्रीय आधार पर जो आम सभा होती है यानी महासभा है, वो उन 10 सदस्यों का चुनाव करती है। अब देखो, एक और चीज, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ये हर महीने वर्णमाला के अनुसार बदल जाता है। वर्णमाला यानी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, एसएसआर, चाइना, सी सबसे ऊपर आ रहा है, तो वो रहता है, ऐसे क्रम से ये अल्फाबेटिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, नाभिकीय योग्यताओं का अनुमोदन है, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही परमाणु शक्ति का अनुमोदन किया गया है और इन्हीं को वीटो दी गई है। ठीक है, इन्हीं के बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव जो है, उस पर अगर एक भी असहमत है तो उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, तीसरा जो अंग है वो क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये दुनिया के अर्थव्यवस्था और दुनिया के सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके लिए काम करती है। सामान्य सभा के यानी आम सभा के जो देश हैं वो इसके 54 मेंबर्स का चुनाव करते हैं और सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए कार्यक्रम चलाती है ये संस्था। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। इसके अनुसार विश्व शांति को बनाए रखने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है, यानी आप राजनीतिक रूप से दुनिया को अच्छा नहीं कर सकते। आपको उसके सामाजिक सुधार भी करने होंगे, अर्थव्यवस्था भी छोटे छोटे देशों की अच्छी करनी होगी, तभी उनका वहां पर शांति रह सकती है। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब है तो क्राइम बढ़ता है, और क्राइम बढ़ेगा तो सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा। आप किसी एकदम से गरीब आदमी को ये नहीं कह सकते ना कि वो साधु हो जाए, वो नैतिक हो जाए, है ना? तो अर्थव्यवस्था यानी उसका जीवन स्तर सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये परिषद जो है ये विभिन्न तरीके के काम करती है। आगे हम देखेंगे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, वो इसी के तहत काम कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करती है, शांति बहाली का प्रयास करती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन भी करती है, यानी रिसर्च करती है दुनिया भर के अंदर कि कहाँ पर क्या चल रहा है। इसके 54 मेंबर्स हैं जिनका चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, और इस परिषद की सीटें भूगोलीय क्षेत्र के आधार पर निर्धारित है, जिसमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों की, 11 सीटें एशियाई राज्यों की, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों की, 10 सीटें लैटिन अमेरिकी राज्यों और कैरिबियन राज्यों की है, तथा 13 सीटें पश्चिम यूरोप व अन्य राज्यों के लिए निर्धारित की जाती है। यानी हर दुनिया के हर एरिया से इसमें मेंबर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसका एक और अंग है महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसको सेक्रेटरीट की तरह समझ लो। बाकी सारे जो अंग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरीके से उनका जो ऑफिस वर्क है, ये समझ लो ऑफिस वर्क जो है वो सचिवालय के माध्यम से होता है।
और इसका जो नेतृत्व है वो महासचिव करता है। वो महासचिव सबसे मेन पदाधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अभी आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में मैंने उसका नाम बताया था, एंटोनिया गुटरेस अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बाकी अंगों के लिए ये आवश्यक जानकारी और सुविधा मुहैया कराता है। और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। यानी इसका पूरा का पूरा एक ऑफिस ही अपना नियुक्तियां ये खुद ही करता है। और सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, यानी सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है कि कौन बनेगा महासचिव, और महासभा उसका अनुमोदन करती है और 5 वर्ष के लिए वो महासचिव जो है वो चुना जाता है। और ये महासचिव दोबारा भी चुना जा सकता है। ठीक है, अगर ये बहुत अच्छा काम करे तो इसको दोबारा भी चुन। हाँ बच्चों, इसका 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम से ही आपको पता लग रहा है कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच अगर कोई ऐसा संघर्ष है, कोई सीमा विवाद है जो वो आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उसे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख लाते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका जो न्यायालय का जो स्थिति, यानी कि जहाँ पर ये स्थित है वो है हेग, जिनेवा के अंदर हेग नामक जगह पर ये स्थित है। और इसके अंदर 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं जिनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है। और इसकी गणपूर्ति संख्या 9 है। गणपूर्ति आप कोरम समझते हैं ना, कि यानी 9 जज अगर उपस्थित है तभी कोई सुनवाई होगी और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अच्छा, एक और जानकारी आपको होनी चाहिए, इस समय भारत के एक जज है दलवीर सिंह भंडारी, वो भी इसके जजों में 15 जजों में से एक है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये समझा कि टोटल 5 अंग कौन कौन से हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 5 इसके मेन अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और ये विभिन्न तरीकों से विभिन्न क्षेत्रों में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्हीं अंगों के तहत जो इसके की ऑर्गन्स और छोटी छोटी संस्थाएं बनी हुई है उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको नोट कीजिए और इनसे जुड़े प्रश्न कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।